हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने आर्टिकल्स के अगले पार्ट को डिस्कस करेंगे। यानी लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और आज के पार्ट में हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, तो कोशिश ये करिए कि जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं उनको आप प्रॉपर रिवीजन करें और वो जो कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो इन क्वेश्चंस के ज़रिए उन कॉन्सेप्ट्स को आप सीखें। तो आपको करना क्या है, बेसिकली सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे दूं। तो आज की क्लास में हम 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स को लेकर। तो आप अपनी एक नोटबुक के पेज पे 1 से लेकर 25 तक आप नंबरिंग करेंगे। हर नंबरिंग के सामने आप वो हर एक नंबरिंग क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेगी और हर नंबर के सामने आपको अपने आंसर यानी अपना रेस्पॉन्स देना है। फिर एंड ऑफ द क्लास आप ये चेक करेंगे कि आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं, और जो गलत हैं वो स्पेसिफिकली कौन से टॉपिक से गलत है उसको लेकर भी आपको यह देखना है। राइट। तो आर्टिकल्स के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। आर्टिकल्स देखिए दो टाइप के होते हैं। आपने आर्टिकल्स को पढ़ा। आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल। राइट। डेफिनेट आर्टिकल में दा होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन होता है। अब ये जो ए और एन डिपेंड करते हैं, ये साउंड पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करेंगे? साउंड पे। अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए आएगा, अगर वोवल साउंड होगा, ध्यान से देखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ वोवल साउंड की। राइट। ए ई आई ओ यू के साउंड। राइट। अगर वोवल साउंड होगा तो क्या आएगा? एन आएगा। डेफिनेट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा नाउन, अभी हम बताएंगे, नाउन को भी यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, जो आपके स्पीकर को भी पता हो और स्पीकर के लिसनर को भी पता हो। यानी दो लोग आपस में, लैंग्वेज का मतलब होता है कम्युनिकेशन, या तो राइटर होगा और रीडर होगा, या तो स्पीकर होगा लिसनर होगा। अगर ये जानते हैं किसके बारे में बात हो रही है तो वो पर्टिकुलर नाउन कौन होता है? डेफिनेट होता है। राइट। अब हम इसके देखेंगे, व्याख्याएं करेंगे कैसे हम डेफिनेट नाउन की पहचान करेंगे और किस तरीके से हमें क्वेश्चंस में ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा नाउन डेफिनेट होता है, कौन सा नाउन डेफिनेट नहीं होता है। राइट। अब और ध्यान देने वाली बात देखिए, जो आर्टिकल्स होते हैं ये किसके लिए यूज होते हैं? आर्टिकल्स हमेशा नाउन के लिए यूज होंगे, नाउन या नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड के लिए। तो नाउन क्या होता है सेंटेंस के अंदर, किसका काम करता है? नाउन सब्जेक्ट का काम करेगा। अगर सब्जेक्ट नहीं होगा तो नाउन किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और इस नाउन के ऊपर डिपेंड करता है आर्टिकल। राइट। और देखिए ए और जो एन होते हैं ये वीकर फॉर्म होते हैं। वीकर फॉर्म किसकी होंगी? वन की। अगर आपको कहीं वन बताना हो, वन मतलब ये नंबरिंग वाले वन की बात कर रहा हूँ, तो आप ए और एन को यूज कर सकते हो डिपेंड ऑन साउंड, कि किस तरीके का साउंड निकल के आता है। मान लीजिए कि कोई नाउन जो है ये हमारा क्या है? वोवल साउंड का है, लेकिन इसके से पहले हमने एक एडजेक्टिव यूज कर लिया। राइट। एडजेक्टिव यूज कर लिया और ये हो गया हमारा कॉन्सोनेंट साउंड का। तो यहाँ पर जो आर्टिकल यूज होगा ना, ये जो आर्टिकल होगा ये अपने नियरेस्ट वर्ड यानी एडजेक्टिव के ऊपर डिपेंड होगा। यानी एडजेक्टिव जिस वर्ड से जो एडजेक्टिव है उसका साउंड क्या है। राइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूँ, एन अम्ब्रेला। राइट। अम्ब्रेला जो है वोवल साउंड आ रहा है। अब मैं लिखता हूँ बड़ा अम्ब्रेला। राइट। बिग अम्ब्रेला। राइट। सो बिग अम्ब्रेला, तो बिग क्या है हमारा? एडजेक्टिव हो गया। तो अब ये जो है ना, अब बिग अम्ब्रेला आएगा क्योंकि आ जो है वो एडजेक्टिव के साउंड की वजह से आएगा। राइट। कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और अब हम आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं, आर्टिकल्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। राइट। सो आज के सेशन में हम 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारे आर्टिकल्स के ऊपर बेस्ड हैं, और हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में जाएंगे, उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे ताकि समझ सकें कि क्या कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखने चाहिए जब हम आर्टिकल्स के क्वेश्चंस को डील करें या फिर उनको करें, सॉल्व करें। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, अब आपको स्पॉटिंग द एरर्स यानी एरर फाइंड करना है। तो अगर आपको एरर दिखता है तभी आप एरर के लिए जाएंगे। आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिनके अंदर एरर नहीं होती है, तो आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को देखना है जो जिनमें एरर मेंशन है। अगर किसी क्वेश्चन में एरर नहीं है तो प्लीज़
हमें क्या करना है, ज़बरदस्ती उसमें जो है एरर को नहीं ढूंढना है, राइट। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। ही फेल हैविली एंड दिस कॉज्ड हिम सीवियर पेन, राइट। ये है हमारा सीवियर पेन, तो इन दोनों को साथ में रखिएगा। सीवियर का मतलब होता है काफ़ी दर्दनाक दर्द, मतलब सीवियर मतलब काफ़ी गंभीर। तो ही फेल्स हैविली एंड दिस कॉज्ड हिम सीवियर पेन। तो बोल रहा है कि वो जो है गिर गया था काफ़ी बुरी तरीके से, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ। सो दिस कॉज्ड हिम सीवियर पेन, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, राइट, नो एरर। व्हेन आई मीट हिम द कपल ऑफ डेज बैक ही वॉज राइटिंग अ न्यू बुक। देखिए अब यहाँ पर नाउन देखिए, नाउन क्या क्या है। व्हेन आई मेट हिम, आई क्या है, प्रोनाउन, हिम है प्रोनाउन। द कपल ऑफ डेज, जो ये डेज है ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो डे है नाउन होता है, राइट, कॉमन नाउन होता है। तो ये जो कपल है यानी कुछ दिन, मतलब कपल ऑफ डेज का मतलब होता है कि हमारे पास 10-12 दिन है, उसमें से 2 या 3 दिन की अगर हम बात करें तो उसको हम कपल ऑफ डेज बोल देते हैं। बैक ही वॉज राइटिंग, तो वह क्या कर रहा था, अ न्यू बुक। उस बुक के बारे में उसे जानकारी नहीं है तो उसने सिंपली लिख दिया कि वह कोई नई किताब लिख रहा था, राइट, अ न्यू बुक। तो यहाँ पर देखिए द कपल ऑफ डेज, इसको ज़रा ध्यान से देखिए। जब भी आप कपल ऑफ डेज लिखते हैं, कपल ऑफ डेज यानी अब उसने जो बोला है, उसने बोला है कि वह उससे कुछ दिन पहले मिला था। तो कितने दिन पहले मिला, कौन से दिन पे मिला, वो फिक्स नहीं है, वो बस रैंडमली गेस कर रहा है कि वह उससे कुछ दिन पहले मिला था। 2 दिन हो सकते हैं, 3 दिन हो सकते हैं, 4 दिन हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर कोई मेंशन नहीं करा गया, तो इसलिए यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल नहीं आएगा, अ कपल ऑफ डेज होगा, अ कपल ऑफ डेज, राइट। सेकंड पार्ट, तो यहाँ पर दाना लिख के ए लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Owing to heavy work in the office, I was unable to catch the 5:30 train. देखिए owing to heavy work, राइट, ज़्यादा काम होने की वजह से, राइट, ज़्यादा काम होने की वजह से ऑफिस में आई वॉज अनेबल टू कैच, राइट, द 5:30 ट्रेन, यानी कोई ट्रेन है जो 5:30 बजे चलेगी, तो इसमें कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, नो एरर इन दिस, राइट। ऑल मैंगोज इन दिस बास्केट आर ओवर राइप। तो अब यहाँ पर बोला ऑल मैंगोज इन दिस बास्केट, तो जो ये मैंगोज हैं इस बास्केट के अंदर क्या है, सब ओवर राइप है। अब देखिए यहाँ पर कोई बास्केट रखी होगी, राइट, ये कोई ऐसे बास्केट होगी। अब इस पर्टिकुलर बास्केट के अंदर कुछ मैंगोज रखे हैं, इसमें कुछ मैंगोज रखे हैं। अब बोला जा रहा है कि ओवर राइप, ज़्यादा पके हुए हैं, इस जो बास्केट में मैंगोज हैं वो ज़्यादा पके हुए हैं। अब कुछ इस वाली बास्केट में मैंगोज हैं और कुछ मैंगोज बाहर हैं। अब ज़रा ध्यान से सोचिए और बताइए कि क्या अब मैंने ये जो लाइन लिखी है इन दिस बास्केट, इससे मैंगोज को डेफिनेट कर दिया है कि मैं किस मैंगोज के बारे में बात कर रहा हूँ, बिल्कुल डेफिनेट हो गया है। कैसे, क्योंकि जो इस बास्केट में मैंगोज है मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आएगा ए पार्ट में एरर है, ऑल द मैंगोज, जो सभी मैंगोज इस बास्केट के अंदर हैं वो क्या है, ओवर राइप है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, पहले पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नाउ द आर्टिस्ट एंड राइटर हैज डाइड। अब देखिए कोई आर्टिस्ट और राइटर की बात हो रही है, तो उसके बारे में बता रहा है कि कोई आर्टिस्ट है या कोई राइटर है, वो क्या है, मर चुका है। तो राइट, अब आपको बताना है, तो इसमें बताइए द आर्टिस्ट एंड द राइटर हैज डाइड, तो इसमें कोई एरर नहीं है, बिल्कुल ठीक है ये, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन वर्ल्ड ऑफ आवर्स वन हैज़ टू compete फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। इन वर्ल्ड ऑफ आवर्स का मतलब होता है कि इस दुनिया में, राइट, किसी ना लाइक हर किसी एक को तो compete करना पड़ेगा सभी के, मतलब हर चीज़ के लिए। तो ये जो वर्ल्ड है, इस पूरे संसार की बात हो रही है, इन वर्ल्ड ऑफ आवर्स, तो ये वर्ल्ड का जो डिस्क्रिप्शन है ये दिया, वर्ल्ड कैसा, हमारा। तो यहाँ पर इन द वर्ल्ड ऑफ आवर्स आएगा, इन द वर्ल्ड ऑफ आवर्स, क्योंकि वर्ल्ड को यहाँ पर डेफिनेट कर दिया, बोल दिया गया कि जो हमारी जो दुनिया है उसमें किसी एक को compete करना पड़ेगा सभी के लिए, राइट। तो फर्स्ट पार्ट में एरर है, द यहाँ पर यूज होगा, राइट, इनके बाद द यूज होगा।
आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, माई आंट वॉज फर्स्ट टू गेट अ डिग्री। देखिए अब बोल रहे कि जो मेरी आंट थी वो पहली थी जिन्होंने डिग्री मिली, यानी उससे पहले किसी को भी डिग्री नहीं मिली, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए बात हो रही है, क्या हो रही है कि माई आंट वॉज फर्स्ट, राइट। अब जब भी आप ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर्स की बात करते हो, ऑर्डिनल और कार्डिनल, ऑर्डिनल का मतलब होता है जो ऑर्डर को बताते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट, राइट। तो इस तरीके की जो नंबर होते हैं ऑर्डिनल, इनसे पहले हम दा यूज़ कर लेते हैं। हम कार्डिनल्स के साथ यूज़ नहीं करते, बट ऑर्डिनल्स के साथ हम दा यूज़ कर लेते। तो माई आंट वॉज द फर्स्ट, वो पहली थी, वॉज द फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट क्या है हमारा ऑर्डिनल नंबर, इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ करा, द। थ्योरी पार्ट में जाइए, वहाँ पर हमने ये सारे रूल्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उनको डिस्कस भी किया है, राइट। तो सेकंड पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फेयर्स। तो अगर आपने ज्योग्राफी की क्लासेस अटेंड करी हैं और या फिर आपने ग्लोब को देखा होगा, तो ये कुछ हमारी अर्थ है, राइट। तो लेट्स अज्यूम दिस इज द शेप ऑफ अर्थ, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्टिकल्स लाइन होती है और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं और वर्टिकल लाइंस को हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। तो इसमें से जो लाइन बिल्कुल अर्थ के सेंटर से जाती है, यानी 0 डिग्री से जाती है, इस लाइन का हमने नाम स्पेशली दिया हुआ है इक्वेटर। और एक लाइन जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से जाती है, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और एक लाइन जो 23.5 डिग्री साउथ से जाती है, इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो लाइन है ना, ये इक्वेटर, तो ये बहुत सारी लाइन है, लेकिन किसी एक लाइन का नाम है इक्वेटर। और ये इक्वेटर क्या करती है, अर्थ को 2 अलग अलग हेमिस्फेयर, 2 हेमिस्फेयर में बांट देती है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर। तो यहाँ पर द इक्वेटर होगा, राइट, द इक्वेटर, इसको आप ठीक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, द इक्वेटर हो जाएगा, राइट, द इक्वेटर। वेरी गुड। नाउ आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टीचर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो एन यूनिफॉर्म मेथड फॉर इवेल्युएशन। तो टीचर्स क्या था, टीचर्स को इंस्ट्रक्टेड करा गया टू फॉलो एन यूनिफॉर्म मेथड ऑफ इवेल्युएशन। तो ज़रा ध्यान से देखिए, यूनिफॉर्म, अगर आप इसे बोलेंगे, वैसे ये जो वर्ड है यू से शुरू हो रहा है, ववल से शुरू हो रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया जो ए और एन होते हैं ये ववल पे नहीं जाते, ये उनके साउंड पे लगते हैं। तो यहाँ पर ये किसका आवाज़ हो रहा है, यू, यहाँ पे ऊ की मात्रा लगाओ तो ये या से साउंड हो रहा है, तो ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, ये ववल साउंड नहीं है। तो यहाँ पर एन आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर जो एन है ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पर एन नहीं ए आएगा, तो इसको आप करेक्ट करेंगे। टीचर्स वर इंस्ट्रक्टेड, टीचर्स को इंस्ट्रक्ट दिया गया, राइट, किया गया टू फॉलो अ यूनिफॉर्म मेथड, तो यहाँ पर एन नहीं आएगा, ए आएगा, सेकेंड पार्ट में एरर, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आई सॉ हिम कमिंग आउट ऑफ होटल एट 10 o'clock। अब ये बोल रहा है आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा, कमिंग आउट ऑफ होटल एट 10 o'clock। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अगर आपने किसी को देखा है तो रैंडमली कहीं तो मतलब बोल रहे कहीं एक पर्टिकुलर प्लेस पे तो देखा होगा, कोई वो प्लेस जो है वो फिक्स्ड होगी, राइट, किसी एक जगह पे देखा होगा, और उसके बाद आपने उसको डिस्क्रिप्शन भी दिया कि मैंने 10 बजे देखा, राइट, कहीं से उसे निकलते हुए देखा। तो वो जो जगह है वो नोन है, राइट। तो ये जो द यहाँ पर ऑफ होटल है, यहाँ पर हो जाएगा द होटल। आई सॉ हिम कमिंग आउट ऑफ द होटल, राइट, सेकेंड पार्ट। इसमें एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, द होटल। यूनिसेफ इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें हम बात करें यूनिसेफ की, और यूनिसेफ के बारे में हमने ऑलरेडी एक डिस्क्रिप्शन भी दिया कि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और मैं अपने लिसनर को मान के चलता हूँ कि उन्हें यूनिसेफ के बारे में जानकारी है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा यूनिसेफ इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जगह
द यूनिसेफ। द यूनिसेफ इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड। सो पहले पार्ट में यहाँ पर क्या हो जाएगा, द यूनिसेफ। आगे बढ़ते हैं। नाउ Sudoku was first designed in the 1970s by a retired architect and freelance puzzle constructor. राइट, तो सुडोको अगर आपने गेम खेला हो तो बहुत बढ़िया गेम होता है। आपकी उसमें मेंटल एबिलिटी को चेक किया जाता है कि आप कितना अच्छा सुडोको से मतलब पजल को कैसे सॉल्व करवा पाते हैं। तो इसी उसी में सुडोको के बारे में जानकारी दी है कि जो सुडोको है वॉज फर्स्ट डिज़ाइन, तो वो पहली बार डिज़ाइन कब किया गया था, 1970s में। किसने किया था, बाय रिटायर्ड आर्किटेक्ट एंड फ्रीलांस पजल कंस्ट्रक्टर। तो इसमें कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। द सुडोको नहीं आएगा, सुडोको नाम हो गया तो इसलिए द नहीं आएगा। मैनी ओवरसीज स्टूडेंट्स अटेंड कॉलेजेस इन द ग्रेट ब्रिटेन। राइट, अब देखिए ग्रेट ब्रिटेन है, एक यूनाइटेड किंगडम है और एक लंदन है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपका होमवर्क है, एक होता है ग्रेट ब्रिटेन, एक होता है यूनाइटेड किंगडम, और एक होता है इंग्लैंड। आपका काम है इन तीनों में अंतर पता करना। व्हाट इज इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन हम किसको कहते हैं, और यूनाइटेड किंगडम किसे हम कहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है दो ऊपर के जो है वो कोalition है अलग अलग कंट्रीज़ के। कौन सी कंट्रीज़ मिलके ग्रेट ब्रिटेन बनती हैं, कौन कंट्रीज़ मिलके यूनाइटेड किंगडम बनती हैं, वो आप करके लाएंगे होमवर्क में। लेकिन यहाँ पर मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ इस क्वेश्चन में। मैनी ओवरसीज स्टूडेंट्स अटेंड कॉलेजेस इन द ग्रेट ब्रिटेन, तो यहाँ पर इन द ग्रेट ब्रिटेन नहीं होगा, ये गलत है, पर द यूनाइटेड किंगडम हो सकता है, और ग्रेट ब्रिटेन नहीं होगा। राइट, तो थर्ड पार्ट में एरर है, इसको आप करेंगे द इज नॉट यूज बिफोर ग्रेट ब्रिटेन। आगे बढ़ते हैं। कुड यू प्लीज गिव मी अ पोस्टल एड्रेस ऑफ द इंडियन एम्बेसी इन न्यूयॉर्क। देखिए, कुड यू प्लीज रिक्वेस्ट की जा रही है, क्या, गिव मी अ पोस्टल एड्रेस, तो क्या मांगा जा रहा है, पोस्टल एड्रेस मांगा जा रहा है। किसमें किसका मांगा जा रहा है, इंडियन एम्बेसी का। क्या ये एड्रेस के बारे में जानकारी मिली कि किसका मांगा जा रहा है, बिल्कुल इंडियन एम्बेसी का। और ये कौन सी इंडियन एम्बेसी, जो न्यूयॉर्क के अंदर है। तो जाहिर सी बात है, हमें यहाँ पर रेफरेंस दे दी गई है कि किस पोस्टल एड्रेस के बारे में बात हो रही है, और ये कहाँ का पोस्टल एड्रेस मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर आएगा, कुड यू प्लीज गिव मी द पोस्टल इंडिया, पोस्टल एड्रेस, तो एड्रेस ऑफ द इंडियन एम्बेसी इन न्यूयॉर्क। राइट, तो सेकंड पार्ट को ठीक करेंगे, तो यहाँ पर ए ना के द यूज होगा। आगे बढ़ते हैं। आई वेंट टू सी द ताजमहल इन अ मून लाइट। राइट, अब ये बोला जा रहा है आई वेंट टू सी द ताजमहल, ताजमहल से पहले दा लगता है, कोई नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। आई वेंट टू सी द ताजमहल इन मून लाइट। राइट, मून लाइट नाइट। राइट, तो ये बोल रहा है कि वो ताजमहल को मून लाइट में जो है देखने गया था। तो इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन one hears of the incident about the plane crash, he feels very sad, very sorry। तो जब ये बोला जा रहा है कि जब किसी ने वो जो प्लेन क्रैश की दुर्घटना के बारे में सुना, तो वह काफ़ी परेशान हुआ, काफ़ी मतलब जो है अफसोस जताया उसके ऊपर। तो यहाँ पर वन हीयर्स, तो कोई रैंडम पर्सन की बात हो रही है, उसको भी नहीं पता किसकी बात हो रही है, तो वन हीयर्स ऑफ द इंसिडेंट। अब ये इंसिडेंट जो है यहाँ पर डेफिनेट कर दिया, क्योंकि ये इंसिडेंट किस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, किसी प्लेन क्रैश के इंसिडेंट की बात कर रहे हैं। तो इंसिडेंट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली इंसिडेंट को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि हम प्लेन क्रैश की बात कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर दान लिखेंगे अ प्लेन क्रैश। वन हीयर्स ऑफ द इंसिडेंट अबाउट अ प्लेन क्रैश, तो किसी ने जो प्लेन क्रैश के इंसिडेंट के बारे में सुना, ही फील्स वेरी सॉरी। राइट, तो सेकेंड पार्ट में एरर है, इसमें दा की जगह क्या लिखेंगे, अ प्लेन क्रैश। नेक्स्ट, इफ यू हियर engaged टोन रिप्लेस द रिसीवर एंड डायल अगेन। तो अब ये बोला जा रहा है कि इफ़ यू हियर
अगर आप कोई सुनते हो इंगेज टोन सुनते हो, यानी इंगेज टोन आती है जैसे कॉल पे होता है कि कभी कभार हमें इंगेज टोन या बीप आने लगती है, तो आप क्या करते हो उसको कट करते हैं, देन उसके बाद अगेन नंबर को डायल करते हैं। तो वो यहाँ पर बोला है कि अगर आपको कोई इंगेज टोन सुनाई देती है तो आप क्या करेंगे, रिसीवर को रिप्लेस करेंगे और डायल करेंगे। देखिए, या तो कोई रैंडम कोई एंगेज टोन हो सकती है या कोई स्पेसिफिक एंगेज टोन हो सकती है जो उस फ़ोन से आ रही है। तो यहाँ पर एन एंगेज्ड टोन हो सकता है या फिर द एंगेज्ड टोन हो सकता है। तो सेकंड पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। एन और द क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो है किसी मतलब पर्टिकुलर फ़ोन की बात हो रही है तो उसमें से कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टोन निकल सकते हैं, लेकिन कोई रैंडम हम एंगेज टोन की बात करें तो हम एन एंगेज टोन लिख सकते हैं। हु अरेंज्ड द चेयर्स, नो एरर। अब बोला गया कि यह किस, ये जो चेयर्स हैं किसने अरेंज करी, हु अरेंज्ड द चेयर्स। अब क्वेश्चन किया जा रहा है, तो क्वेश्चन किया जाता है तो डेफिनेटली जो क्वेश्चन होता है वो हमारा जो है उसमें अगर जब भी चेयर्स की बात हो रही तो कहीं आप किसी मीटिंग में गए और वहाँ पर आपने देखा कि कुछ चेयर्स गड़बड़ लगी गई हैं, तो आपने पूछा हु अरेंज्ड द चेयर्स, किसने ये जो चेयर्स हैं उनको अरेंज किया है, उसको पता करो। राइट, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है, नो एरर इन इट, बिल्कुल ठीक है। इन 1906 अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड मच इन सैन फ्रांसिस्को। राइट, यहाँ पर देखिए अर्थक्वेक, अर्थक्वेक एक नेचुरल कैलामिटी है, उसके लिए ए यूज हो गया, ठीक है, कॉमन है। अब देखिए अर्थक्वेक के बारे में दो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर, एक तो वो सैन फ्रांसिस्को में आया और एक उसका टाइम 1906। तो किसी रैंडम या कोई भी अर्थक्वेक के बारे में बात हो रही है, किसी स्पेसिफिक अर्थक्वेक के बारे में बात हो रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो किसी स्पेसिफिक अर्थक्वेक के बारे में ही बात हो रही है जो 1906 में सैन फ्रांसिस्को में आया था। तो यहाँ पर ए नहीं लिखेंगे, इन 1906 द अर्थक्वेक डिस्ट्रॉय मच इन सैन फ्रांसिस्को। तो जो अर्थक्वेक 1906 में आया था सैन फ्रांसिस्को में, उसने काफ़ी तबाही मचाई थी। राइट, या फिर आप यहाँ पर एन अर्थक्वेक भी लिख सकते हो, ई के साथ एन अर्थक्वेक भी यूज़ कर सकते हो। आगे, शी हैड एन मिजरेबल एग्जिस्टेंस लिविंग विद हिम। राइट, शी हैड, अब बोला जा रहा है कि देखिए शी हैड एन मिजरेबल, में माँ का साउंड हो रहा है तो शी हैड अ मिजरेबल एग्जिस्टेंस, ये एडजेक्टिव देखिए, मिजरेबल एग्जिस्टेंस लिविंग विद हिम, ए इज द राइट आंसर। हैड एन नहीं होगा, यहाँ पर होगा ए, शी हैड अ मिजरेबल एग्जिस्टेंस लिविंग विद हिम। क्वेश्चन नंबर 21, पैराडाइज लॉस्ट इज अ एपिक पोएम। देखिए जो पैराडाइज लॉस्ट है ना, ये अगर आपने लिटरेचर पढ़ी हो, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ी हो, उसके अंदर एक पोएम होती है, उसको हम बोलते हैं पैराडाइज लॉस्ट। राइट, तो बोला जा रहा है कि जो पैराडाइज जो लॉस्ट है वो एक एपिक पोएम है। राइट, तो एपिक पोएम के बाद ये देखिए ए आया, पोम जो है इसको हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है पोम, एपिक आ, राइट, एपिक, इस तरीके से साउंड हो रहा है ये। तो अब ये वोवल साउंड है तो यहाँ पर ए नहीं होगा, यहाँ पर होगा एन एपिक। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एन इंटरेस्टिंग बुक अ टेल ऑफ टू सिटीज। देखिए चार्ल्स डिकन्स की बुक है ये, अ टेल ऑफ टू सिटीज। राइट, वर्थ रीडिंग बुक है, आप इसको पढ़िए, काफ़ी अच्छी बुक है। राइट, अ इंटरेस्टिंग बुक अ टेल ऑफ टू सिटीज वॉज रिटन बाय चार्ल्स डिकन्स। तो किसके द्वारा लिखी गई, चार्ल्स डिकन्स के द्वारा लिखी गई। तो इंटरेस्टिंग बुक, बुक तो आप देखिए नाउन हो गया, इंटरेस्टिंग क्या हो गया, इसका एडजेक्टिव हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इंटरेस्टिंग किससे शुरू होता है, वोवल साउंड से शुरू होता है, लेकिन दिया क्या हुआ है यहाँ पर, ए दिया हुआ है। राइट, इसको आप करेक्ट करेंगे। तो इंटरेस्टिंग वोवल साउंड से हो रहा है तो ए ना आकर यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा, क्या आएगा, एन आएगा, यानी फर्स्ट पार्ट में एरर है, इसे आप ठीक करेंगे। जैसे यहाँ पर ए ना आके एन इंटरेस्टिंग बुक आएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। घाना, नाइजीरिया एंड गाम्बिया, ये अफ्रीका के अंदर कंट्रीज हैं। घाना, नाइजीरिया एंड गाम्बिया ईच हैव पार्ट्स टू प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ अफ्रीका। यानी तीनों कंट्रीज ने अफ्रीका के डेवलपमेंट के अंदर अपना जो है भागीदारी ली है, या फिर उन्होंने क्या करा है, पार्ट लिया है जो है डेवलपमेंट में। तो पार्ट्स नहीं होगा, घाना, नाइजीरिया एंड गंबानिया ने, हर एक ने, प्रत्येक ने अपना अपना जो है डेवलपमेंट में योगदान दिया है। तो यहाँ पर पार्ट्स नहीं होगा, यहाँ पर होगा अ पार्ट, हर एक ने जो है डेवलपमेंट के लिए काम किया है। तो घाना, नाइजीरिया एंड गाम्बिया ईच हैव पार्ट टू प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ अफ्रीका। राइट, तो सेकंड पार्ट में एरर है, पार्ट्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे, अ पार्ट।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हेडमास्टर हैज़ इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल। देखिए, हेडमास्टर जो है उसने क्या करा, हैज़ इंस्ट्रक्टेड, किनको इंस्ट्रक्ट किया, द टीचर्स को। टीचर्स को क्या इंस्ट्रक्ट किया, हैज़ टू फॉलो, क्या करना था, हेडमास्टर हैज़ इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स, राइट, टू फॉलो द रूल्स, टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल, राइट। सी, स्कूल भी डेफिनेट है, टीचर्स भी डेफिनेट हैं जिनको इंस्ट्रक्ट किया गया हेडमास्टर के द्वारा, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे द हेडमास्टर, राइट, द हेडमास्टर। आगे बढ़ते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन, ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग टू हिम। अब बोलते हैं ना, ये तो ऐसे चल रहा है जैसे धरती ये इसी की धरती है, एज अर्थ बिलोंग्स टू हिम। ही वॉक एज इफ द अर्थ, तो अर्थ का मतलब है उस पर्टिकुलर लैंड के बारे में बात हो रही है जो वह उसको बिलोंग करती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, राइट, दिस इज राइट, तो देयर इज नो एरर इन इट। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जो है 25 क्वेश्चंस डिस्कस करे, काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। आई होप आपने ये क्वेश्चन सारे बना लिए होंगे, इसमें कोई आपको जनरली प्रॉब्लम नहीं आई होगी, राइट। अब आपको करना क्या है, जो आपने पेज में 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चंस किए और आपने जो अपने आंसर किए आप उनको मैच करिए। अगर आपके 25 में से 25 ठीक है, वेरी गुड। अगर आपके 20 से लेकर 24 तक के बीच में करेक्ट है, सो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ, जहाँ पर आपकी जो गलती है उसके साथ आपको प्रैक्टिस पे भी थोड़ा ध्यान देना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट, अगर आपका जो स्कोर है वो 15 से लेकर 19 तक के बीच में है, ये वैरी करेगा, यानी अगर 24 वाला है तो उसको प्रैक्टिस करनी है, उसको कॉन्सेप्ट उसके ठीक है, वो एक आध उसको देखना है कि थोड़ा जो है फोकस होकर अटेंड करे, वो एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। बाकी इन लोगों को अपने कॉन्सेप्ट भी पढ़ाने हैं और प्रैक्टिस भी बढ़ानी है। इसी तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीखिए। देखिए, जो हमारी थ्योरी है आर्टिकल्स की, उसमें हमने सब डिटेल में पढ़ लिया है। जो भी आपसे एग्ज़ाम रिलेटेड में पूछा जाएगा आर्टिकल्स को लेकर, वो सारा उस थ्योरी में कवर्ड है, और इसको हमने अलग से जो है आगे डिटर्मिनर्स में भी पढ़ेंगे, और इसके बारे में जो चर्चा है नाउन में भी होती रहेगी, और आगे जहाँ पर भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल होगा या फिर नाउन का रोल होगा, तो वहाँ पर हम आर्टिकल्स को लेकर डिस्कस करेंगे, राइट। तो काफ़ी आपको अच्छे से पढ़ना है, चीज़ों को समझना है, और किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनको भी याद रखना है। बाकी जो है, अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।